नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। दरअसल राजनीति के टॉप फ्लोर में तमाम चर्चाएं, तमाम मंथन, राजनीति की विचारधाराएं या वो शख्स जो कहीं ना कहीं राजनीति के उस पायदान पर मौजूद हैं या कहीं ना कहीं आगमन करने की तैयारी में हैं, उन तमाम शख्सियत से आपकी मुलाकात होती है, उनसे बातचीत होती है, उनका ध्येय जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज राजनीति के टॉप फ्लोर में विशेष मेहमान हैं और कई मर्तबा मैं अक्सर जब राजनीतिक जीवन को, कई लोगों के जीवन को महसूस करता हूं, उनको देखता हूं, तो ये सोचता हूं कि वाकई में कुछ ऐसी शख्सियत का इस राजनीतिक क्षेत्र में आना जरूरी है जो वाकई में समाज में आमूलचूल बदलाव या उस परिवर्तन की बयार को ला सके। और वाकई में कुछ एक शख्सियत ऐसी होती है जो आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि समाज को ज़रूरत क्या है और अब तक राजनीति ने दिया क्या है। आज हमारे साथ महानगर टाइम्स के संपादक, या यूँ कहें 40 साल के पत्रकारिता के अनुभव के पुरोधा, या यूँ कहें जयपुर से लेकर वाराणसी तक उनका शिक्षण और राजनीति के उन तमाम लोकतंत्र के उन तीमारदारों के साथ में रहकर के जो अनुभव उनके पास में रहा है, माननीय गोपाल शर्मा जी का मैं राजनीति के टॉप फ्लोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। और गोपाल जी, अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि राजनीति का टॉप फ्लोर सिर्फ इसलिए टॉप फ्लोर नहीं है कि हम बहुत ऊंचाई पर आकर के वो बातें करते हैं, लेकिन मैं शायद इन बातों को उस ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करता हूँ जहाँ से आम आवाम के लिए कुछ निकल पाए, उनके हित की कुछ बातें हो पाए। राजनीति के टॉप फ्लोर में आपका स्वागत है सर। नौतेज के दर्शकों का बहुत अभिवादन, अभिनंदन। और इरादे अगर बुलंद हैं तो हर मंजिल छोटी है। सर, एक शाहिर लुधियानवी ने एक शेर बोला है, हजार बर्क गिरे, लाखों आंधियाँ उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जिन्हें खिलना है। और पिछले कुछ समय से गोपाल शर्मा जी का व्यक्तित्व, जिन्हें हम एज ए सीनियर के लिहाज से अगर देखें तो हमारे पत्रकारिता के बहुत अग्रणी व्यक्तित्व, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर भैरों सिंह शेखावत जैसे तमाम बड़े राजनीतिज्ञों का उनके साथ में काम किया है, उनको समझा है, उनके साथ में चिंतन किया है, राष्ट्र के मुद्दों पर अपनी विचारधाराएं स्पष्ट की हैं। और आज वो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, गोपाल शर्मा जी को लोग अगर राजनीति में पसंद करें तो क्यों करें, वो मुद्दे में जानना चाहता हूँ आज। आपने एक बात सही कही है कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी हों या श्री भैरों सिंह शेखावत जी हों, उनके लगाव का कारण मेरी पत्रकारिता की तौर तरीके, पत्रकारिता के और काम करने का ढंग था। वो किसी व्यक्ति के प्रति लगाव नहीं था। तो इस समय जबकि पत्रकारिता के एक बड़े दौर को मैंने देखा है और राजनीति में आने की सोचता हूँ, तो दोनों के उद्देश्य में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक पत्रकार अपने जीवन को दांव पर लगाकर, हर जोखिमों को, तकलीफ़ों को उठाकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है समाज के लिए। हम अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि राजनीति में सत्ता के अलावा न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनका भी अपना एक बड़ा महत्व है। और इसमें संजोग से इस समय राजनीति बहुत हावी है। तो ऐसे पत्रकार जो समाज में अपनी भूमिका को ठीक ढंग से निभाते हुए अपना रास्ता सफ़र तय किए हैं, वो अगर राजनीति में आकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनको उसका निवेदन करने का हक है। बदलाव देख पाते हैं गोपाल जी। एक दौर आपने वाजपेयी जी के साथ भी जिया है, एक दौर आपने भैरों सिंह शेखावत जी के साथ भी दिया है। राजनीति का एक यूँ पैमाना हुआ करता था, एक बात हुआ करती थी, लेकिन बदलते दौर, शायद हम उस दौर को महसूस नहीं कर पाए, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति, जो अनुभवी व्यक्ति के संस्मरण होते हैं, जिनसे हम जानते हैं वो दौर ऐसा रहा है। उस दौर में मर्यादाएं हुआ करती थी, तमाम बातें अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता के प्रति जवाबदेही हुआ करती थी। लगता नहीं है बहुत कुछ बदल गया? आया है फ़र्क। जैसे हम 19वीं सदी की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक पत्रकार के रूप में जो कुछ लिखते थे तो पूरी ब्रिटिश साम्राज्यशाही निरुत्तर रहती थी। कोर्ट को देखना पड़ता था कि मेरे सामने ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जो मेरे से ज़्यादा विद्वान हैं। ऐसे ही अटल जी, भैरों सिंह जी के उस दौर को देखा है जिसमें वो इंसान के महत्व को समझते थे। एक बार खासा कोठी में अटल जी का इंटरव्यू ले रहा था और अचानक भैरों सिंह जी उस कमरे में आ गए। वो मुख्यमंत्री थे,
और वाजपेयी जी तो उनका स्वरूप शुरू से ही प्रधानमंत्री या उनके बराबर का रहा है। तो वाजपेयी जी ने भैरव सिंह जी को कहा कि आप थोड़ा रुकिए, क्योंकि बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो रही है। तो ये जो एक अपनापन, एक प्रेम, नेता का नेता के प्रति आदर, नेता का पत्रकारों के प्रति आदर, नेता का जनता के प्रति आदर और जनता का नेता के प्रति अपना हक जताना, उसमें कमी आई है। सत्ता प्राप्ति सिर्फ रह गया है। हाँ, और फिर नेताओं में जो अहंकार आया है वो कभी देखने में नहीं आया। मतलब वो समय देखा है जब मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत जी का फोन आए और जवाब ये दे देते थे कि पेज छोड़ करके बात कर लेंगे। तो इसमें अहंकार नहीं था। लेकिन आज अगर टाइम लेना चाहें तो पता चले 2 महीने तक टाइम ही नहीं दे। तो ये फर्क आया है। तो जो आपस में सम्मान का भाव था और पत्रकारों के मन में भी ये था कि जो अच्छी छवि के नेता हैं उनके प्रति अच्छे भाव दिखाने चाहिए, उनका समाज में आदर होना चाहिए। हर मूर्ति ऐसी नहीं हो सकती जिसके कोलतार लगा दिया जाए, उसमें चेंज आया है। कभी ऐसा लगा जब पत्रकार रहे आप और एक समय आपने जिया, कभी ऐसा लगा राजनीतिक जो परिभाषाएं होती हैं उनमें आप फिट नहीं बैठे? कभी ऐसा कोई कॉल आपके पास आया, रोक दीजिए खबर को? मैंने हमेशा एक सिद्धांत का पालन किया जीवन भर कि सत्ता से दूर रहो। तो जितने ही निकटतम व्यक्ति कभी ना कभी किसी न किसी दौर में मुख्यमंत्रियों से बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन उसी समय ये तय कर लिया कि सचिवालय नहीं जाना, इन लोगों के ज़्यादा आसपास नहीं जाना, इनसे ज़्यादा विचार विमर्श में शामिल नहीं होना। हाँ, कोई विषय है, रात को 1 बजे भी बात हो सकती है, लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों को जनता ने सत्ता तो सौंपी नहीं है, हम लोग तो अपने धर्म को निभा रहे हैं, तो हम अपना काम कर रहे हैं, तो उस मृग मरीचिका में क्यों शामिल हूँ? क्या वो संक्रमण, राजनीति का संक्रमण पत्रकारिता में पहुंचा है? आपको लगता है कि जो एक खाटी पत्रकार की जो परिभाषा हुआ करती थी, झोला कांधे पर, तेज चेहरे पर और लेखनी और सिर पे पूछना कि उसका हुआ क्या, और जैसे जैसे कॉरपोरेट की साइड हम पहुंचे चीज़ें बदल सी गई हैं? इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है कि कंधे पर झोला लटकाया हुआ तो याद नहीं आता, लेकिन ये याद आता है कि कुछ दिनों तक बिना नींद के रहा जा सकता है, दिन भर दौड़ते हुए रहा जा सकता है, शरीर में चोट लगी हुई है फिर भी रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये रहा जा सकता है। और ऐसा बरसों तक हुआ है साथ में कि 10 साल तक मैंने ऑफ नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि काम इतने रहते थे कि कौन इस चक्कर के अंदर पड़े कि संपादक क्या कह रहे हैं, मालिक क्या कह रहे हैं। हमको जो जिम्मेदारी मिली है उस काम को करना है। तो सुबह 7-8 बजे घर से निकल जाते थे, पहुंचते थे तो 11-12 बज जाते थे, और फिर भी सोचते थे कि कुछ टाइम का उपयोग कर लें। तो पीठ अगर सीधी पीठ में नहीं लिख पा रहे हैं तो पेट के बल चाहे लिख लो, लेकिन अपना काम होता रहना चाहिए। तो उसका अलग आनंद है। वो जीवन जीना एक कठिन जीवन है, तपस्या, और वो तपस्या है, वो अलग ही तरह की है। जैसे एक बार जब ये लाल चौक में तिरंगा फहराए जाने के बाद में हम लोग जम्मू से दिल्ली आ रहे थे एक ही ट्रेन में, तो बाकी सब तो नेता थे, मैं जिस कूपे में था उसमें मैं था और एक सीनियर पत्रकार भानु प्रताप जी शुक्ल जो पांजन्य के संपादक रहे थे वो थे। तो मेरे को था कि खबरें लिखनी है, तो रात को 8 बजे बैठे, सुबह तक 15-20 खबरें लिखनी थी। तो अब चाहे दूसरे बात करें या कुछ भी करें, हमको तो अपना काम करना है। इस काम का बहुत महत्व है, और अपने हजारों पत्रकार साथियों ने जो आज़ादी के ज़माने से ही लेकर के अब तक वो परंपरा चली आ रही है, वो इस पेशे के प्रति जो उन्होंने न्याय किया है, जो जीवन जिया है, वो अलग तरह का है। पत्रकार को किसी भी गलत नज़रिए से कोई कुछ भी कहने की कोशिश करे, पीत पत्रकारिता का नाम दे या कुछ भी दे, वो आपको जेल में सजा काटता हुआ तो नहीं मिलेगा। कभी ये तो नहीं मिलेगा कि बस के अंदर जेब कतरा जो पकड़ा गया वो पत्रकार है फलाने अखबार का, ये नहीं हो सकता। या कोई चैनल का रिपोर्टर और इस तरह से पकड़ा गया गलत घटना के अंदर। तो पत्रकारिता अपने आप में एक ऐसी स्वस्थ विधा है जो व्यक्ति को पवित्र रखती है,
जो उसमें पूरी तरह से शामिल नहीं है उसमें कोई चीज़ आ सकती है, लेकिन जो ईमानदारी से लिखने का, पढ़ने का, जनता के नज़रिए को सामने लाने का काम करते हैं, वो खुद उनकी अंतरात्मा कह देती कि ये चीज़ सही नहीं है, इस तरह से ऐसे नहीं करना। जी बिल्कुल। मैं अपने चरण में आगे बढ़ूँ गोपाल जी, थोड़ा सा आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में मैं आऊँगा और उसके सवाल शायद कुछ विचलित करें आपको, और मुझे अच्छा लगेगा अगर ईमानदारी से उनके जवाब आएंगे, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से उन नेताओं को बहुत पसंद करता हूँ, या उन शख्सियत को, उन सामाजिक हस्तियों को बहुत पसंद करता हूँ जो मुद्दे की बात मुद्दे से करते हैं, कि वाकई में ऐसा होना चाहिए तो होना चाहिए। लेकिन पहले व्यक्तिगत जीवन, अब झुंझुनू, शेखावाटी और वाराणसी में शिक्षा, और उसी दौरान भैरव सिंह जी के संपर्क में आना, मतलब कैसे है ये? कोई व्यक्तित्व झुंझुनू से चलता है और वाराणसी पहुंचता है, और सुबह बनारस शाम बनारस, मेरी सुबह शाम बनारस, यानी कि वहाँ की शिक्षा दीक्षा, फिर वहाँ का अनुभव, फिर वहीं पर भैरव सिंह जी से मुलाकात, छात्र जीवन, और छात्र जीवन भी संघर्षमय, और उसके बाद में एक पत्रकार की जिजीविषा, जुझारू व्यक्तित्व, कहाँ से शुरुआत हुई? इसको बहुत संक्षेप में देखें तो मैं गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, और गरीब परिवार का मतलब कि जिसका जीवन सुनिश्चित नहीं होता, जिसकी पढ़ाई सुनिश्चित नहीं होती, जिसके स्कूल का एडमिशन सुनिश्चित नहीं होता और फीस का भरना सुनिश्चित नहीं होता, तो बहुत कुछ समय के साथ अपने को बदलते हुए करते रहना पड़ता है। हमारा परिवार मूलतः झुंझुनू जिले का है, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से। हमारे परिवार के लोग कुछ बिहार चले गए, फिर पिताजी वाराणसी चले गए, तो क्रम जीवन का बदलता रहा कि अंतिम अवस्था में उनके 2 साल तक मैं वाराणसी था। उस समय विद्यार्थी परिषद का वाराणसी का संयोजक भी था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अलावा बाकी के विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अंदर विद्यार्थी परिषद उसी समय पहली बार चुनाव लड़ी। लेकिन मेरे ऊपर जो महत्वपूर्ण छाप है वो है जब मैं 7 साल का था और अंग्रेजी हटाओ आंदोलन चल रहा था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में। मोहन प्रकाश जो इस समय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहे थे और अभी नेता हैं, एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, वो लोग नेतृत्व कर रहे थे। तो मैंने उस छात्रों की भीड़ को देखा जिसके बीच में पुलिस डंडे मारते हुए चल रही थी और बाद में गोली भी चलाई जिसके अंदर एक जना मारा गया। उसके बाद पता नहीं किस तरह से जीवन के अंदर परिवर्तन आता रहा कि जिन स्कूलों में मेरे को पढ़ने का मौका मिला वो एनी बेसेंट की बनाई हुई सेंट्रल हिंदी स्कूल थी जो आगे चल करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बदली। वहाँ पर उन विद्यालयों में रहने का मौका मिला जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री ये सब पढ़े हुए थे। तो मन के अंदर हमेशा रहता था कि हम गरीब हैं लेकिन इसके बावजूद भी हमारे जीवन के आयाम कुछ अलग हैं। तो अगर मैं कहूँ तो सुन करके किसी को भी आश्चर्य होगा कि मेरे जीवन में कभी कोई दोस्त नहीं बना, या तो मेरे से बड़े रहे या उन्होंने अपने को सहयोगी मान लिया। तो ऐसे ही जब वापस मेरा राजस्थान आना हुआ या जब मैं वापस वाराणसी गया तो उस समय कुछ ऐसी चीज़ें होती रही, जैसे पंजाब के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ 1984, ये बात है 84 की। 84 तो भिंडरा वाले 6 जून को मरे हैं और 24 मार्च को हम वाराणसी के 200 लोग वहाँ स्वर्ण मंदिर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, स्टेशन से जुलूस निकालकर। उसमें मोहन प्रकाश भी शामिल थे जी। अलग अलग विचारों के लोग थे, लेकिन विचार एक ही था कि देश रहेगा तभी तो सारी चीज़ें रहेगी, और जो भिंडरा वाले कर रहे हैं वो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से वहाँ चले गए। तो हम लोगों को किसी ने कहा नहीं था, लेकिन हमारा कर्तव्य था, हमको करना ही करना है। तो उसी समय वाराणसी के अंदर मन के अंदर एक विचार आया कि जो स्टेट लेवल के नेता हैं उसमें एक व्यक्ति ऐसे हैं जो विपक्ष में रहते हुए भी मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रभाव रखते हैं। और मैं राजस्थानी होने के नाते मेरे मन में लगाव था ही था जी। तो जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पदाधिकारी थे उनके सामने मैंने प्रस्ताव रखा कि अब तक यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के नेता आए हैं मदन मोहन मालवीय व्याख्यानमाला में, तो क्यों नहीं भैरव सिंह जी को बुलाया जाए। तो इनके बारे में जब मैंने बताया तो उन लोगों ने कहा ठीक है बुलवाइए। तो मैं ट्रेन पकड़ करके यहाँ आ गया। तो इतना ही मेरे में समझ थी कि जिस दिन व्याख्यानमाला थी उस दिन की प्रथम श्रेणी की टिकट कटवा करके इनकी एडवांस ला करके इनके हाथ में पकड़ा दी कि आप आइएगा। फिर मेरे को पता चला कि नेताओं के तो बहुत से साधन होते हैं, वो प्लेन से भी आ सकते हैं, अपनी ट्रेन से क्यों आएंगे। तो
लेकिन वो आए और वो संपर्क इस तरह से साल भर में ही 1.5 साल के अंदर चेंज आया कि वाराणसी से चुनाव लड़ने की बात थी। उस समय कलराज जी महामंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, कल्याण सिंह जी अध्यक्ष थे। जी जी जी। लेकिन भैरव सिंह जी का फोन आया, बोले 2 जगह से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, निम्बाहेड़ा से और जी। आमेर से, तो यहाँ आ जाओ। तो मैं एक टीम लेकर के आ गया। यहाँ आ गया तो फिर मेरे मन में वापस वाराणसी जाने पर एक विचार आया कि हम सार्वजनिक जीवन जीना तो चाहते हैं, लेकिन जिएंगे कैसे, कमाई कहाँ से होगी। हम लोग कोई ऐसे ही स्टूडेंट नहीं है जो कि कोई सिलेक्शन हो जाए और ये हो जाए तो खर्चा कैसे चलाएंगे। संपन्न परिवारों से नहीं है। तो सबसे पहले ये सवाल आया कि बेईमानी के आधार पर जीवन नहीं चलाना है। तो मैंने भैरव सिंह जी से कहा कि आप मेरे को कोई नौकरी दिलवा दीजिए। उन्होंने कहा दिलवा देंगे, आ जाओ। उन्होंने फिर बुला लिया। चुनाव हुए थे, उसके 2 महीने बाद में फिर वापस आ गया यहाँ पर। यहाँ आया तो 5-7 दिन तक कोई बातचीत नहीं हो पाई और मतलब काम की दिशा में कोई चीज नहीं चली। तो मैंने एक दिन इशारे में कहा, मैंने कहा साहब मैं क्या करूं, दिन भर यहाँ बैठा रहता हूँ आपके पास में। शाम को पुलिस जी आए, उनसे मिलने के लिए वो 1-2 दिन से आ जाते थे। तो हम लोग तीनों मूढ़ों पर बैठे हुए थे। तो भैरव सिंह जी ने एक तो हमेशा कभी भी उन्होंने गोपाल नहीं कहा, उन्होंने हमेशा जी लगाया। और मुझे ये लगा कि कोई पूर्व जन्म का संबंध है कि मेरा इनके प्रति इतना आदर है। तो कुलिस जी बैठे हुए थे, भैरव सिंह जी थे, मैं था। तो भैरव सिंह जी ने कुलिस जी के सामने कहा पत्रकार नहीं हो सकते क्या। तो मैंने सोचा कि ये नौकरी की आखिरी संभावना भी क्यों खत्म होने दूं। तो मैंने कहा हो जाएंगे। कुलिस जी ने कहा तो बहुत अच्छी बात है। वो ऐसे तुरंत फैसला लेते थे, बोले कल सुबह 10 बजे पत्रिका आ जाओ। बस सुबह 10 बजे पत्रिका चला गया और 12.5 साल तक यह मानते हुए कि एक कर्मचारी की निष्ठा, ईमानदारी, उसकी कर्मठता और संपूर्ण प्रदत्त करने की क्षमता किसी तरह प्रभावित नहीं होनी चाहिए। और 12.5 साल मैंने इस तरह से पत्रिका में बिताए जैसे कोई माँ की गोद में बिताता है। उन्होंने मेरे को देने में कोई कमी नहीं रखी। एक पुस्तक लिखने से कार सेवा तक, उससे मेरा घर बन गया। ये बगावत शुरू से थी। आप लाल चौक भी पहुंचे, ये मान सकते, राम मंदिर आंदोलन में भी आप सक्रिय रहे, मुखर विरोधी आप दर्जनों बार जेल रहा हूँ। हाँ, आपका जेल यात्रा खूब रही मतलब है, बहुत रही और है। राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर मुखर हमेशा रहे हैं। और ऐसे ही चले जाते थे। घर वालों को शाम को वहाँ गांडी वो अखबार आता था, उससे पता चलता था कि वो जेल जा चुका है। मतलब मेरी शादी के 3रे दिन में जेल में था और उन लोगों को बाद में ही पता चला। तो इसलिए कुछ करना और कुछ करने के लिए जीवन की परवाह नहीं करना, ये स्वभाव में है। लेकिन मर्यादा का हमेशा ध्यान रखना। हमको अपने मन का करने का तो हक है, लेकिन किसी को तकलीफ देते हुए करने का हक नहीं है। आपको मैं ये बड़े आश्चर्य की बात बताऊं कि महानगर टाइम्स बिना एक नया पैसा लगे बिना शुरू हुआ, लेकिन आज तक ऐसी नौबत नहीं आई जब किसी को उस महीने की सैलरी भले ही 30 तारीख को मिली हो लेकिन नहीं मिली हो। जी, बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसी नौबत नहीं आई और ये भगवान की कृपा है। वो आपकी पत्रकारिता के प्रयासों से संभव हुआ है, क्योंकि अगर आपको लीड करने वाला व्यक्ति तो अगर स्वयं पत्रकार रहा हुआ है तो शायद उस पत्रकारिता की पीड़ा को वो जानता है। हाँ, ये सही है। और वो कहीं ना समझता है क्या इनको क्या जरूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, और मैं कैसे इनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकता हूं। तो शायद इसलिए गोपाल जी आगे बढ़ते हैं। और संघ से आपका काफ़ी नज़दीकी रिश्ता रहा है, विद्यार्थी परिषद जैसा कि आपने जिक्र किया अभी, और मैंने भी इन दोनों संस्थाओं को काफ़ी नज़दीक से देखा है और जिया भी है। महत्वपूर्ण बात यह कि अक्सर संघ पर आरोप बहुत लगते हैं। कांग्रेस कहती है कि संघ के एक बड़ी लॉबी ने केंद्रीय संसाधनों पर कब्जा किया हुआ है, और 2014 के बाद से वो लॉबी एक्टिव है और देश विनाश की तरफ जा रहा है। कुल मिला के उसका भावार्थ यही है। कांग्रेस को संघ से तब भी दिक्कत थी, कांग्रेस को संघ से आज भी दिक्कत है। वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस के नेता जो संघ की आलोचना करते हैं, मैं उनको कभी दोषी नहीं मानता। उसका कारण ये है कि उनकी अज्ञानता कारण है। उन्होंने ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, इसलिए
वो जितना समझते हैं उतना बोल देते हैं, उनको लगता है कि वोट पाने के लिए आलोचना करना जरूरी है। कांग्रेस की स्थापना उद्देश्यहीनता की स्थिति के अंदर हुई थी। ए.ओ. ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे जी, उनके ऊपर प्रमाणित आरोप हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को फांसी दिलवाने का काम किया। तो ऐसे लोगों के बेस के ऊपर टिकी हुई संस्था जो 20-25 साल तक तो ये भी नहीं कह पाई कि हमारा उद्देश्य क्या है, वो लोकमान्य तिलक वगैरह के कारणों से आज़ादी की तरफ उन्मुख हुई। और जब उन्मुख हुई तो पता चला कांग्रेस के नेताओं को कि यह तो वह कांग्रेस है जो देश की रक्षा करने में असमर्थ है। राजेंद्र बाबू ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं कभी भी यह बात कहने के लिए तैयार हूं कि मदन मोहन मालवीय ने जो हिंदू महासभा की स्थापना की उसके लिए मैंने प्रेरित किया। जी, यानी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उस समय, जो देश के प्रति चिंतित थे, उनको यह लग रहा था कि देश को किस दिशा में ले जाने की कोशिश की जा रही है। गांधी जी परेशान थे। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू से इतने ज्यादा परेशान थे कि जब सुभाष चंद्र बोस विदेश से आए तो गांधी जी ने तार भेजा और उसमें लिखा कि तुम्हारा स्वागत है। जवाहरलाल नेहरू का विकल्प तो मिला, ये तार में उन्होंने लिखा। और जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी ये संजोग से आखिर में एकजुट मान लिए गए और ये माना गया कि गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। इसमें बहुत सारी हकीकतें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जी हमेशा असंतुष्ट रहे, क्योंकि दोनों पिता पुत्र मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने गांधी जी के स्वत्व को हमेशा चुनौती देने की कोशिश की। क्या कांग्रेस की शुरू से आदत रही है नेतृत्व का विकल्प तैयार करने की? नेतृत्व का विकल्प तैयार करने की नहीं, नेतृत्व रहा ही नहीं है। आप यह देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जैसा व्यक्ति के प्रधानमंत्री रहते हुए सिर्फ एक मंत्री ने उनके कही हुई बातों को सार्वजनिक रूप से मानने से इनकार कर दिया, वो इंदिरा गांधी थी। जी, और इंदिरा गांधी के मन में यह भय था कि ये मेरे को इस मकान से निकाल देंगे जिसमें मैं रहती हूं, लेकिन जिद थी कि ठीक है, जिसमें प्रधानमंत्री रहता है उसी में हम रहें, भले ही हम प्रधानमंत्री नहीं पर रहें। संघ से दुश्मनी क्यों? संघ पर हमेशा कटाक्ष क्यों? संघ क्या सिर्फ कांग्रेस को ही देखना चाहते थे, या डॉक्टर हेडगेवार जिस तरीके से? देखिए, संघ जिन विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो वही विचार हैं जो कांग्रेस के अंदर उदात्तवादी विचार थे। खुद डॉक्टर हेडगेवार जी मध्य प्रांत के कांग्रेस के मंत्री थे। डॉक्टर हेडगेवार जी के उन सभी नेताओं से संबंध थे जो भारत माता का उत्थान चाहते थे, बिना इस बात को देखे हुए कि वह किसी के अंडर में रहे। जमनालाल जी बजाज की डायरी में डॉक्टर हेडगेवार जी के मिलने का उल्लेख मिलता है। जी, डॉक्टर जमनालाल जी बजाज की डायरी में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने महात्मा गांधी को डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलवाने की कोशिश की कि क्या एक विचारों के ऊपर आकर के खड़े हुआ जा सकता है क्या? जिस दिन डॉक्टर हेडगेवार जी की मृत्यु हुई उसके एक दिन पहले सुभाष चंद्र बोस डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलने गए। उसके कुछ दिनों पहले भारत के बड़े क्रांतिकारी त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती सुभाष चंद्र बोस की तरफ से डॉक्टर हेडगेवार जी से मिलने गए कि आप अपने स्वयंसेवकों को राष्ट्र की रक्षा से सीधे जोड़िए ताकि मिलकर के लड़ाई लड़ी जा सके। तो यह जमाना उस तरह का था। जब संघ के अंदर शुरुआत हुई संघ की, तो यह हुई कि मैं देश को आजाद करवाने के लिए स्वयंसेवक बना हूं। लेकिन धीरे धीरे स्थितियां ये बदलती गई कि संघ को लगा कि केवल आजाद करवाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि आजाद रखना भी पर्याप्त है, केवल सत्ता परिवर्तन पर्याप्त नहीं है। तो हमेशा कांग्रेस को यह लगता रहा कि हमारे सामने चुनौती कौन है। वो जब विचारों को बदलने की बात कर रहे हैं तो चुनौती तो सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व है, तो उसको उन्होंने अपना विरोधी मान लिया। तो जब भी कोई बात होती थी तो वो चाहते थे कि वोट तो हमको हिंदुओं के मिलते रहें, लेकिन इनको हम जमने नहीं दें कभी भी। लोग बोलते हैं संघ ने 50 वर्ष पहले या 60 वर्ष पहले जो पेड़ लगाया, जो बीज लगाया, उसके फल आज दिए जा रहे हैं।
और पूरी तरीके से संघ के तमाम विद्यालय हों, संघ के तमाम आनुषंगिक संगठन हो, या जो विद्यार्थी एक समय में क्लासरूम में बैठकर के अध्ययन जिन्होंने किया, वो आज उन उच्च पदों पर आसीन हैं जो देश की नीतियां तय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है ये। और उसके कारण बहुत सारी चीजें, क्या हम कभी सोच सकते थे धारा 370 हट जाएगी? जी। क्या ये संसद सोच सकती थी कि यहां पर ट्रिपल तलाक हट जाएगा? सोचना भी गलत था। सोचना भी गलत था, सोचना भी गलत था। आज जब कॉमन सिविल कोड जिस दिन भी आएगा, आप देखिए कि एक महिला जिसके रहने के लिए कमरा नहीं है, उसकी जगह पर 4-4 महिलाएं किसी परिवार के अंदर रह रही हैं। वहां पर 10 बच्चे, 10 लोग सुबह 4 बजे तक रहते हैं और 10 लोग शहर में घूम करके सुबह 4 बजे आ जाते हैं अगले 10 बजे तक के लिए। कितनी बड़ी पीड़ा की बात है। खाने के साधन नहीं, पढ़ने के साधन नहीं। संघ इस चीज के रूप में देखता नहीं, हिंदू मुसलमान के रूप में उनका देखना है जो इस देश के अंदर रहता है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, वो भारतीय है, वो हिंदू है। इससे कांग्रेस को दिक्कत पैदा होती है कि लोग अपने को जान जाएंगे तो कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, जो बिहार में है, जो उत्तर प्रदेश में है। ये भी एक कारण है कि संघ उन परिवारों तक पहुंच नहीं पाई जहां तक संघ पहुंचा है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वो पारिवारिक माहौल जो संघ ने प्रचारकों के जरिए या वो बाल स्वयंसेवकों के जरिए तैयार किया है, वो कहीं ना कहीं परिवारों तक पहुंच हुई है। और संघ की ऐसी माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस की ऐसी कोई विंग नहीं है जो निजी तौर पर एक परिवार की तरह कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच रखती है जो संघ रखता है। देखिए, परिवार के लिए तो कष्ट का विषय हो जाए अगर उसको पता चले कांग्रेस का नेता कोई उनके घर आ रहा है, तो परिवार सोचेगा मैं छोड़ के कैसे चला जाऊं। हिंदुस्तान के अंदर कोई कांग्रेस का नेता है क्या जिसके परिवार के अंदर बहन, बेटियां और बहुएं हों और वो ये चाहे कि नेता मेरे घर में आए? क्या डेवलप किया है कांग्रेस को? और दूसरी तरफ प्रचारकों के अंदर किसी को फूफा नजर आता है, किसी को पिता नजर आता है, किसी को भाई नजर आता है, किसी को ताऊ नजर आता है, किसी को कोई नजर आता है। चलिए, सवालों की फहरिस्त में बात करेंगे गोपाल जी से उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक जीवन को लेकर के, और सवाल काफ़ी व्यंग्यात्मक भी होंगे और शायद मुझे लगता है जवाब उसी बेबाकी से आएगा जो मुखरता आप में शुरू से रही है। आपके सांगानेर प्रवास के दौरान कई लोगों को अजीर्ण होने लगता है। देखिए, वो तो स्वाभाविक है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। कोई भी चीज़ अगर शरीर के अंदर ऐसी जाती है जो जिसकी आदत नहीं पड़ी हुई है तो उसमें अजीर्ण हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जिनको स्मोकिंग करने की आदत है या शराब पीने की आदत है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज तो चलने दो लेकिन इसको कुछ करने भी दो। बदलाव की बयार देख पा रहे हैं? इसमें कोई मतलब मेरे को तो संशय नज़र नहीं आता है। पार्टी क्या चाहती है? देखिए, पार्टी की बड़ी भूमिका है। पार्टी के पास में योग्य लोगों की कमी नहीं है। परंपरागत सीट भी है। परंपरागत सीट है। जो लोग वहाँ पर परिश्रम कर रहे हैं उनका हक भी है। जिन लोगों के ने अपने जीवन को, राजनीति को शुरू से अपनाया हुआ है, उनकी प्राथमिकताएं बनती हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक चीज़ है जो लगती है, वो ये है कि सांगानेर में, प्रतापनगर में, मानसरोवर में जब कार्यक्रमों में जाता हूँ तो लोगों के आंखों की चमक बढ़ जाती है, चेहरे की मुस्कान बढ़ जाती है और वो सोचते हैं कि ये हमारे पास ही रहे। वो मुस्कान वहाँ पर देख पा रहे हैं। गोपाल शर्मा जी का विज़न क्या है एक विधानसभा क्षेत्र के लिए? खासतौर पर जिक्र करना ज़रूरी है विधान सांगानेर, क्योंकि एक परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी के पास में रही है। घनश्याम तिवारी जी रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम बीजेपी में। उसके बाद में कहीं ना कहीं अशोक लाहोटी, और धीरे धीरे चीज़ें कई ऐसी भी है कि विपक्षी पार्टी खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से भी हमेशा प्रयास हुए, लेकिन पिछली बार का जो चुनाव था जिसे मैंने करीब से देखा तो काफ़ी हद तक प्रयास कांग्रेस के सफल रहे। और जातिगत आंकड़ों या एक प्रकार से यूँ माना जाए तो बीजेपी संघ कार्यकर्ताओं के प्रयास और आनुषंगिक संगठनों के प्रयासों से इस सीट पर विजयी हमेशा बीजेपी होती रही है। सांगानेर के लिहाज से गोपाल शर्मा जी का विजन क्या है? क्या सिर्फ परंपरागत सीट के तौर पर हम गोपाल शर्मा जी को वहाँ देख पा रहे हैं, या गोपाल शर्मा जी का परंपरागत सीट से हट करके एक ऐसा विजन है जो वास्तव में उस सांगानेर को हमेशा याद रहेगा कि वाकई में कोई व्यक्ति तो चुन के आया है और सांगानेर बदल चुका है? देखिए, आपका
जो ये प्रश्न है ये इतना जिम्मेदारी भरा और महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जटिल भी है। हमारा देश हजारों साल बाद भी इसलिए सुरक्षित है क्योंकि यहाँ की परंपराएं सुरक्षित हैं। सांगानेर, जयपुर, ये सब दंगे के मुहाने पर खड़े हैं। जिस तरह से अपराधी तत्व बढ़ रहे हैं, जिस तरह से बाहरी तत्व बढ़ रहे हैं, उससे सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। सांगानेर के अंदर भी ये स्थितियां हैं। उससे बड़ी चीज़ एक भारतीय होने के नाते और संघ से मिले हुए विचारों के कारण मैं मानवता को मानता हूँ। हमको भगवान जितनी परिधि देता है उसी के बीच में हम घूम सकते हैं, लेकिन सांगानेर के अंदर अगर काम करने का मौका मिलता है तो वहाँ अन्याय नहीं होने देंगे। पुलिस प्रशासन का राज नहीं चलेगा, जनता का राज चलेगा। दूसरी चीज़ है, सांगानेर में कोई एमएलए नहीं बनेगा। सांगानेर में 1000 एमएलए होंगे जिनके हाथों में ताकत होगी। पैसे का राज खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये नहीं हो सकता कि 50 करोड़ की सड़कें बन रही है, हम विकास का नाम दे रहे हैं और 25 करोड़ की दलाली खाई जा रही है। मैंने अपने हाथ के ऊपर आज तक एक भी पैसा इस तरह का नहीं रखा है जिसको गलत माना जा सके, और वही सांगानेर में लागू करने की कोशिश करेंगे। एक मेरा आखिरी सवाल है गोपाल जी, और महत्वपूर्ण सवाल है और इसी सांगानेर से जुड़ा हुआ है। जब मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ या आम जनता के बीच में जो बैठते हैं, जब पत्रकार, आप स्वयं जानते हैं उन चीज़ों को, तो अक्सर बात होती है एक व्यंग आता है कि सांगानेर से भारतीय जनता पार्टी किसी को भी टिकट दे जीतेगा, और ये तकरीबन 15 सालों से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन अब जो स्थिति है, आज की स्थिति है, अब वाकई में लोग उस प्रतिनिधि को देखना चाह रहे हैं जो वाकई में किसी पार्टी का प्रतिनिधि ना हो, वो उनका प्रतिनिधि हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही है। वाकई में उस अंतिम पायदान तक काम होना चाहिए कि कार्यकर्ताओं को लगे या आम जनता को लगे कि एमएलए नहीं आया है, एक चुनकर के एक जनप्रतिनिधि हमने भेजा है और वो आज हमारे बीच में, हमारे साथ है, हमारे सुख में है, दुख में है। अब परिपाटी वहाँ की वो बन रही है। क्या गोपाल शर्मा जी उस फ्रेम में फिट हो पा रहे? नहीं, और जाएंगे कहाँ? हम तो सब कुछ लेकर के समर्पित करने के लिए जीवन को तैयार हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जरूरत है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कोई बूढ़ी महिला के आंखों के अंदर आंसू नहीं आने चाहिए हम लोगों के जिंदा रहते हुए। कोई मोची जूती गांठने वाला है तो उसको कोई ये सोच करके न देखे कि वो जूती गांठ रहा है, बल्कि ये देखे कि बड़ी उम्र का है तो हम अपनी जूती भी गठवा ले रहे हैं, साथ में पैर भी छू ले रहे हैं कि आपको तकलीफ हुई। ये है मन के अंदर भाव। चलिए, आपने समय निकाला, और ये थे गोपाल शर्मा जी। पत्रकारिता की वरिष्ठता के लिहाज से मुझसे काफ़ी बड़े हैं, अनुभवी हैं, और एज ए गार्जियन के तौर पर पत्रकारिता इन्होंने सिखाई है। तो उस लिहाज से हम बिल्कुल इनका पूरा सम्मान करते हैं, इनके अनुभव का, इनके संस्मरणों का। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, गोपाल शर्मा जी आज स्टूडियो आए, उनके लिए इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, इन्होंने समय निकाला। लेकिन नवतेज टीवी के दर्शकों को या तमाम उस आम आवाम को मैं एक बात बोलता हूँ, गोपाल शर्मा जी आज स्टूडियो में आए तो हमारे सवाल बरकरार हैं। गोपाल शर्मा जी जनप्रतिनिधि बनने से पहले हमारे पास पहुँचे, हमने उसी बेबाकी से इनसे सवाल पूछे। जिस गली चौराहे, जिस नगर में, जिस बाज़ार में ये मिलेंगे विधायक बनने के बाद, हम उसी बेबाकी से उनसे तमाम वादों का हिसाब मांगेंगे, उसी बेबाकी से वो सवाल करेंगे और एक कोशिश करेंगे कि जो एपिसोड आज आप देख पा रहे हैं वो ऐसा ही एपिसोड हम दोबारा से इनकी जीत के बाद में आपको दिखा पाएँ, और उस सवाल करने की हिम्मत हम में रह पाए, और वही हिम्मत गोपाल शर्मा जी में बरकरार रह पाए। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही। फिर जल्द मुलाकात होगी इसी प्रकार के सवालों के साथ में, किसी शख्सियत के साथ में जिनसे उनके मन की बातें जानने की कोशिश करेंगे। राजनीति क्यों, कैसे, कब और विज़न क्या हो, आम आवाम के हितों की बात हो तो किस स्तर पर हो, किस लेवल तक जाकर के काम करेगा। अंतिम पायदान वाला शब्द जो अक्सर संकल्प पत्रों में लिखा जाता है वो वाकई में जीवन में उतरे। उन तमाम विषयों पर बातचीत होती रहेगी। राजनीति के टॉप फ्लोर में बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।